अरे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से ज्योग्राफी का मैं ये तीसरा या चौथा लेक्चर ला रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है वो है अवर चेंजिंग अर्थ। बेसिकली लिथोस्फीयर में जो है, लिथोस्फीयर के ऊपर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट रेगुलर हो रहा है। और शायद ये रेगुलर मूवमेंट जो है किस कारण हो रहा है, शायद क्या हो ही किस कारण रहा है, क्योंकि क्रस्ट के नीचे जो है मोल्टन माग्मा है, जो द्रव अवस्था में जो माग्मा है उसके कारण टेक्टोनिक प्लेट में अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है। रेगुलर ये मूवमेंट करते रहते हैं और ये मूवमेंट अभी से नहीं है, सालों पुराने टाइम से जो है कहा जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम पेंजिया बोलते हैं। और सुपर कॉन्टिनेंट हुआ हुआ तो फिर एक ही कॉन्टिनेंट हुआ और साथ में फिर समंदर भी एक ही हुआ करता था जिसको हम सुपर ओशियन बोला करते थे। पेंजिया जो है सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण दो भागों में टूट गया, गोंडवाना और जो है एक गोंडवाना और एक और दो लैंड में टूट गया था। ठीक है, तो आई थिंक गोंडवाना एंड अंगारा लैंड, सॉरी, गोंडवाना एंड अंगारा लैंड में टूट गया। और उसके बाद जो है बहुत रेगुलर टूटने के बाद जो है सात मैक बड़ी जो प्लेटें हैं वो सात हैं। एक इंडो एशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। तो ऐसे ऐसे सात तो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 20 से ज़्यादा छोटी प्लेट्स हैं। तो इन प्लेट्स के बीच में रेगुलर मूवमेंट हो रहा है और इस मूवमेंट के कारण बहुत सारी गतिविधियाँ हमारी पृथ्वी में चल रही हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या वो गतिविधियाँ हैं। सबसे पहले तो देखिए, इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, आगे आ जाइए, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण क्या होता है कि दो तरीके के पहले तो अर्थ मूवमेंट होते हैं। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स के कारण और दूसरे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। इंडोजेनिक फोर्स जो होते हैं जो कि अंदर से लग रहे हैं, जैसे कि भूकंप आ गया तो अंदर से माग्मा निकल रहा है, तो जो अंदर से निकलेंगे वो इंडोजेनिक हो जाएंगे। कुछ होंगे एक्सोजेनिक, जैसे कि तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो होंगे एक्सोजेनिक, जो बाहर के बल के कारण जो फोर्स लग रहे हैं, बाहर के जो बल लगेंगे वो होंगे एक्सोजेनिक और जो अंदर से लगेंगे वो होंगे इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स भी दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक होते हैं सडन और एक होते हैं डायस्ट्रोपिक। सडन फोर्सेस में आते हैं आपके अर्थक्वेक, वॉल्केनो और अर्थक्वेक, वॉल्केनो और एक और होता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड सुनामी वगैरह। ठीक है, लैंडस्लाइड, एग्जैक्टली लैंडस्लाइड। ठीक है, और डायस्ट्रोपिक फोर्स जो होता है वो थोड़ा ग्रेजुअली हो रहा है। ग्रेजुअली जैसे कि आपने सुना होगा कि हिमालय जो है हर साल जो है 25-25 सेंटीमीटर बढ़ता है, उसकी हाइट जो है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के ऊपर जो है, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लगातार जो है यूरेशियन प्लेट सॉरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर जो है लगातार अंदर को मूवमेंट कर रही है, जिसके कारण जो है इसकी हाइट जो है हिमालय की हाइट लगातार बढ़ रही है। तो इस टाइप के माउंटेन फॉर्मेशन में डायस्ट्रोफिक फोर्स का एक रोल होता है। ठीक है, अगला है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में मैंने वही बताया, विंड और आइस और विंड, आइस और वाटर, फ्लड वगैरह, ये जो है इसके मेनली कारक होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे सडन में, हम सिर्फ अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। भूकंप जैसे कि प्लेट्स टकरा गई, भूकंप जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो जिसके कारण क्या होता है कि जो ज़मीन में जो है, जो लोग रह रहे हैं या फिर जो
पेड़ पौधे हैं या फिर जो आपके क्या बोलते हैं घर वगैरह हैं, ये सब के सब जो है उसके मूवमेंट के कारण हिल के टूट जाते हैं और मास डिस्ट्रक्शन के साथ साथ बहुत ज़्यादा हानि होती है हमें। तो ये जो अर्थक्वेक आता है उसमें जो है दो एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है फोकस। फोकस जहाँ से मतलब वो एरिया ज़मीन के ऊपर, वो एरिया जो कि अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो फोकस ही होगा, ठीक है, जहाँ पे से अर्थक्वेक शुरू हुआ है। एपिसेंटर क्या होगा? जमीन के ऊपर वाला बिंदु नहीं कह रहे आप, जमीन का जो जिस बिंदु से जो है अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ पे जो है टेक्टोनिक प्लेट टकराई हैं, चाहे वो जमीन के अंदर है चाहे वो जमीन के बाहर है। एपिसेंटर जमीन के अंदर हो सकता है, लेकिन फोकस जो है हम जमीन के ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में नापते हैं, और दूसरी चीज़ जो है सेस्मोग्राफ जो है इसको बताता है कि कितना अर्थक्वेक आया, ठीक है। मतलब नापने के लिए सिस्मोग्राफ होता है और सिस्मोमीटर होता है। लेकिन एक चीज़ है कि हम जो है कभी भी अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, और रियलिटी है कि प्रेडिक्शन हो भी नहीं सकता, जो है अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है हम जो है प्रेडिक्शन या फिर अनुमान लगा सकते हैं दो तीन चीज़ों से, जैसे कि एनिमल्स जो है एक अजीब तरीके का बिहेवियर शुरू कर देते हैं अर्थक्वेक आने से पहले, या फिर हमारी मछलियाँ वगैरह हैं वो जो है घूमना चालू कर देती है, उनका मूवमेंट में भी बहुत तेज़ी आ जाती है, कुत्ता भौंकना चालू कर देता है। तो ये अर्थक्वेक के रीज़न है। केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, भुज अर्थक्वेक। भुज अर्थक्वेक क्या है? भुज जो अर्थक्वेक जो है, भुज एक जगह है गुजरात में, जो कि जहाँ की एक अर्थक्वेक आया था 6.9 रिक्टर स्केल का आया था, और उस टाइम पे वहाँ 30,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये बात है 26 जनवरी 2001 की। जैसे कि हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो वो हम 52वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, जिसमें जो है ये उसी दौरान जो है क्या हुआ, भुज में एक अर्थक्वेक आया, जिसमें न सिर्फ इंडिया इफेक्ट हुआ बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि गुजरात के सामने बॉर्डर किसका लगता है? पाकिस्तान का लगता है। और ये अर्थक्वेक का टाइमिंग थी 8:46 पे सुबह, ठीक है। तो बहुत पूरे के पूरे भुज टाउन को जो है इस अर्थक्वेक ने पूरा मतलब पूरा मलबा बना दिया था। सारे के सारे घर बिखर गए थे, लोग इतने सारे मरे, 30,000 से ज़्यादा लोग तो मर ही गए। दूसरी चीज़ है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। हम क्या पहले से प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं अर्थक्वेक से बचने के लिए? पहला है सेफ स्पॉट, ठीक है, हमेशा पहले ही सेफ इलाके में चले जाओ, ठीक है। फिर दूसरा है सेफ स्पॉट में चले जाओ एंड स्टे अवे फ्रॉम। अच्छा, सेफ स्पॉट में का क्या मतलब है? मान लिया अचानक से अर्थक्वेक आया, आप अभी अपने बिस्तर में लेटे थे, अचानक से आपको भूकंप का अंदाजा हुआ, चुपचाप जो है चारपाई के नीचे घुस जाओ आप, ठीक है। तो या फिर टेबल के नीचे घुस जाओ, चारपाई के नीचे घुस जाओ। तो इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो वो आपको टेबल का जो टॉप स्लैब होगी वो आपका बचाव करेगी। इसलिए जो है ये जो है पहला सेफ स्पॉट पे घुसने की बात चल रही है। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम। किन चीज़ों से दूर रहना है? एक तो खिड़की के पास मत रहो। अगर आपको लगता है भूकंप आ रहा है, खिड़की से दूर हो जाओ, क्योंकि खिड़की का कांच जो है अगर फटाफट ऐसे करके आपके मुंह पे मार सकता है, खिड़की का कांच जो है अचानक से, ठीक है। आग से दूर रहो, चिमनी से दूर रहो, क्योंकि अचानक से अर्थक्वेक आएगा तो आग जो है सीधा आपके चेहरे की साइड जा सकती है, आपकी बॉडी की साइड जा सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर आपको बी प्रिपेयर्ड, अगर आपको पता चल जाता है कहीं से कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो चुपचाप जो है अपने सारे के सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को बता दो, जिससे कि वो जो है घर से बाहर निकल के एक सेफ स्थान पर पहुंच सके। चलिए, ये तो हुआ अर्थक्वेक वाली बात। अगला चलते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल डिपोजिशनल होते क्या हैं। तो वेदरिंग पहला टर्म है। वेदरिंग क्या है कि लगातार जब ज़्यादा धूप पड़ेगी, ज़्यादा ठंड पड़ेगी और
तो लगातार टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ जो है रॉक्स जो है एक टाइम बाद टूटना चालू हो जाते हैं, ब्रेक डाउन जो है रॉक्स का चालू हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? वेदरिंग के कारण होता है। ठीक है, कि अलग अलग टाइम, कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो उसके कारण, वेदरिंग के कारण रॉक्स टूट जाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, इरोजन क्या है? अगर पानी के कारण, हवा के कारण या फिर आइस के कारण जो है मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक जगह जहाँ पे से वो कण गए, उड़ के गए या पानी के द्वारा गए, तो उससे क्या होगा? मिट्टी उस वहाँ पे से लेके निकल गई, तो वो जो प्रोसेस हुई कि यहाँ से मिट्टी इरोड हो गई, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। और जहाँ से मिट्टी जब इरोड हुई है पानी के कारण, चाहे नदी ने, मान लो बाढ़ के कारण यहाँ से मिट्टी गई, तो उसने कहीं ना कहीं डिपोजिट भी करना है, तो जहाँ पे वो डिपोजिट करेगी उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिपोजिशन। इसके बारे में चलिए एक रिवर के एग्जाम्पल को लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक रिवर जो है पहाड़ों से होते हुए प्लेन्स में आई, पहाड़ों से होते हुए वो बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लाई, और उसके बाद जो है जैसे वो जो है प्लेन्स में आएगी, तो वो अपना पाथ तो उसने बनाना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, प्लेन्स में तो स्लोप है नहीं, ग्रेडियंट है नहीं, तो वो अपना पाथ बनाते बनाते हुए इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। और इस जो पाथ को बोलते हैं हम मिएंडर्स। क्या बोलते हैं? मिएंडर्स। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है कि बड़ा सा रॉक आ जाता है, और रॉक में तो इरोजन हो नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, रॉक के नीचे जब डाउन साइड में, डाउन स्ट्रीम में जाते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो है सेडिमेंट्स होते हैं, हल्का होता है, लूज सॉइल होती है, उसका जो है इरोजन चालू हो जाता है। जैसे जैसे जो है डाउन स्ट्रीम में इरोजन चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा, तो इसके कारण भी वाटरफॉल का निर्माण होता है। वाटरफॉल के निर्माण से ही याद आया मुझे, तीन चीज़ें जो है आपको याद रखनी है आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो वेनेजुएला में है, जो कि साउथ अमेरिका में है, एंजल फॉल। ठीक है, एंजल फॉल सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कि वेनेजुएला में है, जो कि साउथ अमेरिका में है। ठीक है, दूसरा है नायग्रा फॉल। नायग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका का फॉल है, जो कि कहाँ है? जो कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में है। ठीक है, तीसरा है विक्टोरिया फॉल। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के ठीक बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर के बीच में आता है ये फॉल। ठीक है, तो ये तीन आप याद रख लीजिएगा फैक्ट। ठीक है, अब जब रिवर अपने साथ बहुत सारा पानी लेके गई है, तो सी में मिलने से, समंदर में मिलने से पहले जो है वो उतना सारा सेडिमेंट भी अपने साथ ला रही है, तो उसने कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट भी करना है। तो जहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट वो आपस में जमा करती है, वहाँ पे जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। जहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट जो है इकट्ठा होकर एक जगह में जमा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। और उस डेल्टा के अंदर से भाई उसने, पानी ने भी तो स्ट्रीम, जो मेन वाटर का, मेन रिवर का जो स्ट्रीम होगा, उसने भी सी तक मिलना है। तो वो जो है इस तरीके से उस डिपोजिशनल जो है वैली, उससे वैली से जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव बनाते बनाते जो है रिवर तक मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ज्योग्राफी से मैंने जो है ये सारा का सारा कंटेंट लिया है 7th क्लास के ज्योग्राफी की किताब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कुछ छूट गया है, लेकिन फिर भी जितना है ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।